सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं कृपाली पीजीटी हिंदी विषय से स्प्रिंगडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की पाठ संख्या 16, जिसका नाम है रेल यात्रा। यात्रा का जोखिम उठाना न आज सरल है न पहले था। यानी रेल में जिस प्रकार से यात्रा करी जाती है वो उतनी भी सरल नहीं है और उतनी भी कठिन नहीं है। यात्रा में धक्का मुक्की रेलम रेल की कोई कमी नहीं रहती। आइए इस पाठ में आपकी मुलाकात एक ऐसे यात्री से करवाते हैं जिसने इसका स्वाद चखा है। किसका स्वाद? जो रेल की यात्रा होती है उसमें किस प्रकार से धक्का मुक्की होती है, किस प्रकार से सभी लोग भीड़ में एक साथ रेल के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, वो सभी दृश्य ये यात्री यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो पढ़ते हैं हमारा ये पाठ। उस दिन अपने एक मित्र पधारे। ये महाशय शिक्षा सम्मेलन में आए थे। भेंट होने पर कुशल क्षेम की, कुशल क्षेम यानी राजी खुशी, जो भी सब कुछ अच्छा हो जाता है तो उसे राजी खुशी कहा जाता है। तो कुशल क्षेम की पारस्परिक प्रश्नोत्तरी, पारस्परिक यानी आपस में प्रश्नोत्तरी के पश्चात मैंने उनसे प्रश्न किया, अरे क्या हालचाल है? हालचाल बहुत ही खराब है। इस यात्रा में जो कष्ट उठाया वह बहुत दिनों तक याद रहेगा। अब मैं घर के बाहर पैर नहीं धरूंगा। जो ये यात्रा करता है, ये कहना चाह रहा है जो लेखक, वो पूछते हैं उसको दूसरे व्यक्ति कि तुम्हारे हालचाल कैसे हैं, तो बोलता है कि इस यात्रा ने मुझे बहुत ही कष्ट दिया और ये यात्रा मुझे बहुत दिनों तक याद रहेगी। मैंने तो सन 42 में यात्रा नहीं की, परंतु सुनता हूँ कि यात्रा बहुत कष्ट देने वाली हो गई है। कष्ट देने वाली? यही समझ लीजिए कि मौत ही नहीं आई, नहीं तो और कोई कर्म शेष नहीं रहता। अब मैं कदापि यात्रा नहीं करूँगा। आपको कुछ अधिक कष्ट हुआ, अन्यथा लोग यात्रा करते ही हैं, मैंने कहा। लेखक कहते हैं कि आपको तो बहुत अधिक कष्ट हुआ और आप बहुत अधिक डर गए हैं, अन्यथा सभी लोग यात्रा करते हैं। अरे भाई, एक बार बाहर निकल कर देखो तो पता लगे कि इसे यात्रा कहते हैं। यह यात्रा नहीं, कर्म भोग है। कर्म भोग, कर्म भोग यानी अपने कर्मों को भोगना, अपने बुरे कार्यों को भोगना। आप किस क्लास में आए? मैंने फिर प्रश्न किया। लेखक पूछता है कि आप किस क्लास में आए। क्लास का अर्थ यहाँ पर इस क्लास से नहीं है। क्लास यानी जो रेल का डब्बा होता है उसे अलग अलग जो डब्बे होते हैं ना क्लास कहा जाता है। तो पूछता है कि आप किस क्लास में बैठे हो। इंटर में, सदैव इसी क्लास में यात्रा करता हूँ, वे बोले। क्लास का नाम है इंटर। इंटरसिटी जो ट्रेनें चलती हैं उसमें जो डिब्बे होते हैं, जो क्लासेज होती हैं, उन्हें कहते हैं इंटर। तभी आपको इतना कष्ट हुआ। सेकंड का टिकट लेते तो इतना कष्ट नहीं होता। वो बोल रहे हैं कि इंटर का टिकट लिया है इसलिए आपको इतना दुख कष्ट हो रहा है। यदि आप सेकंड का टिकट लेते तो आपको इतना कष्ट नहीं होता। सेकंड वाले क्या सुख भोगते हैं? उनकी दुर्दशा देखी है? हाँ, फर्स्ट का हाल नहीं मालूम, उसमें कुछ आराम मिलता हो तो नहीं मालूम। तो वो बोल रहा है, जो आदमी है वो कह रहा है कि आपने इंटर में टिकट लिया है, यदि आप सेकंड में लेते तो इतना कष्ट नहीं होता। तो बोलता है कि सेकंड वाले क्या सुख भोगते हैं, यानी उन्हें आराम से क्या यात्रा करने का मौका मिलता है। उनकी दुर्दशा देखी है आपने? हाँ, फर्स्ट क्लास वालों को कुछ नहीं बोल सकती, तो फर्स्ट डिब्बे में बैठते हैं, उनको शायद कुछ आराम मिलता होगा तो मालूम नहीं। अच्छा, अपनी यात्रा का हाल कुछ तो सुनाइए। यहाँ कुछ मित्रों ने देखकर कहा कि तुम बूढ़े हो गए। वास्तविक बात यह है कि इस यात्रा ने इतना क्लांत कर दिया कि हुलिया बिगड़ गया। अब यात्रा कदापि न करूँगा। आगे बोल रहा है कि इस यात्रा ने इतना क्लांत यानी इतना थका दिया कि हुलिया ही बिगड़ चुका है। या अब मैं यात्रा कदापि यानी कभी भी नहीं करूँगा। खैर, कुछ बताइए तो क्या सुनेंगे। पहले तो गाड़ी में सवार होना भी चित्तौड़ का किला फतेह करना था। यानी पहले रेल में यात्रा करना भी ऐसा लगता था कि चित्तौड़ के किले को हम फतेह तक पार करें, यानी ऊपर तक पहुंच गए हैं। जब चढ़ने लगे तो द्वार बंद। कारण यह था कि द्वार पर एक महाशय का सामान पड़ा हुआ था। खैर, खिड़की द्वारा किसी प्रकार लड़ झगड़ कर सामान अंदर पहुंचाया। कंपार्टमेंट ठसाठस भरा था, यानी पूरी तरीके से कंपार्टमेंट भरा था। लोगों की बहुत ही भीड़ थी। यूँ मान लीजिए कि वहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं थी। लोग सामान तक अंदर नहीं जाने देते थे। खैर, जब सामान अंदर पहुँच गया तब हमारे सवार होने की बारी आई। केवल खिड़की से अंदर प्रवेश हो सकता था। हम ये सोच ही रहे थे कि प्लेटफॉर्म के दूसरी से जाकर सवार हो जाए कि उसी समय गार्ड ने सीटी दे दी। अब अगर सवार नहीं होते तो सामान चला जाएगा। जो स्टेशन तक पहुंचने आए थे उन्होंने हमें हाथों पर टांगकर खिड़की से अंदर पहुंचाया। अब सुनिए, हमारा एक पैर अंदर और एक खिड़की के बाहर। बाहर वाले अंदर ठेल रहे थे और अंदर वाले बाहर की ओर धकेल रहे थे। जो बाहर वाले हैं वो मुझे अंदर की तरफ भेजने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि मेरा एक पैर बाहर था और एक पैर अंदर, और अंदर वाले मुझे पूरी तरीके से बाहर धकेलने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं बीच का रह गया
और आप क्या कर रहे थे, मैंने प्रश्न किया। हम चिल्ला रहे थे, सिर पर साफा बांधे थे। वह उस गड़बड़ में सिर से उतरकर गाड़ी में चढ़ा, गाड़ी में गिरा। अब तो अंदर पहुंचना बहुत आवश्यक हो गया। मैंने चिल्लाकर कहा, अरे भले आदमियों, अंदर तो आ जाने दो, हम खड़े रहेंगे, बैठने का नाम भी ले तो कहना। इसी समय गाड़ी चल दी। तो वो आदमी कहता है चिल्लाकर कि तुम भले आदमी हो तो मुझे अंदर तो आने दो, मैं खड़ा ही रहूँगा, बैठने का बिल्कुल भी नाम नहीं लूँगा। जो आपको सीट मिली उसे मैं छीनने की कोशिश नहीं करूँगा, लेकिन कुल मिलाकर आप मुझे इस रेल में अंदर आने दे दीजिए। और उसी समय गाड़ी चल पड़ती है। ए, और आप इसी प्रकार अधर में लटके थे, अधर यानी बीच में लटके ही थे, एक पैर अंदर और एक पैर बाहर। जी हाँ। अब तो मैं घबराया। मैंने चिल्लाकर कहा, यारो मार डालोगे, कुछ तो ख्याल करो। यह देखकर 2-4 भले मानसों ने हमें अंदर खींच लिया। भले मानस यानी जो अच्छे मनुष्य थे, अच्छे आदमी, तो उन्होंने मुझे अंदर खींच लिया। अंदर पहुंचकर जान में जान आई। यह देखकर 2-4 भले मानसों में अंदर खींच लिया, मौत के मुंह से बच निकले। खैर, पहले साफा ढूंढकर बांधा। साफे की दुर्दशा हो गई थी, यानी साफा पूरी तरीके से बिगड़ चुका था। फिर अपने असबाब को ठीक ठिकाने लगाया। इसके पश्चात खड़े हो गए। एक महाशय ने पूछा, कहाँ जाइएगा? हमने जवाब दिया, जहन्नुम। कि कोई महाशय है, वो उनसे पूछते हैं कि आप कहाँ को जा रहे हैं इस यात्रा से, तो वो बोलता है कि जहन्नुम। तब तो आपकी एक बड़ी लंबी यात्रा है, घबराइए नहीं, आपको बहुत जगह मिल जाएगी। यह सुनकर अन्य लोगों ने कह कहा लगाया। हम खून का घूंट पीकर रह गए। थोड़ी देर खड़े रहने पर अनुभव हुआ कि इस प्रकार खड़े रहना भी संभव नहीं है, परंतु करते क्या, मजबूरी। रात का समय था, घर से भोजन करके चले थे। अतः कुछ देर के पश्चात शरीर में सुस्ती आने लगी और पलकें भारी पड़ने लगी। हमको भी पता है कि जब हम खाना खा लेते तो उसके बाद हमें थोड़ी बहुत नींद आने लगती है, तो इनको भी ऐसा ही हो रहा था। सहारा लेने के लिए हम ऊपर की सीट का तख्ता पकड़कर खड़े थे। उसी अवस्था में ऊँघ आने लगी, मतलब एक जो नींद की झपकी आने लगती है वो हमें आने लगी। हम खड़े खड़े ही सोने लगे। तब तो ये तरकीब आपने अच्छी सीख ली, हमने चुटकी ली। जी हाँ, आप भी एक दफ़ा यात्रा करके सीख गए, कभी काम देगी। खैर, एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो उसके झटके से हम मुंह के बल गिरे। एक आदमी की खोपड़ी हमारी नाक से टकराई, मानो दम ही निकल गया। जब ट्रेन जो होती है वो एकदम से ब्रेक लगाती है तो जो भी खड़े हुए जो भी यात्रीगण होते हैं वो सभी एक तरफ आगे की ओर आते हैं, तो भीड़ में पता नहीं चलता कि किसके कहाँ पर लग चुकी है। वह महाशय बिगड़े, यानी उन्हें गुस्सा आया। आप खड़े भी नहीं रह सकते, चले हैं सफ़र करने। मैंने उनसे कहा, भाई मुझे नहीं मालूम था कि आजकल सफ़र करने के लिए, खड़े रहने के लिए चैम्पियनशिप की आवश्यकता पड़ती है, यानी खड़े रहने के लिए भी वहाँ चैम्पियनशिप, वो जो खड़े रहने के लिए भी हमें एक बहुत ही महान काम करना पड़ता है। खैर साहब, नाक को सहलाकर पुनः पूर्व की भांति खड़े हुए। अन्य कोई चारा ही नहीं था। थोड़ी देर में फिर निद्रा का आक्रमण होने लगा, यानी फिर से एक बार निद्रा ने वहाँ पर आक्रमण बोला आँखों में। थोड़ी देर में फिर निद्रा का आक्रमण होने लगा। मैं घबराया कि इस बार कहीं गिरा तो पिटने की नौबत ना आ जाए। इस कारण आँख खोले रखने का भरसक प्रयास, यानी पूरी तरीके से प्रयत्न किया। उस दिन पता लगा कि इन 2 छोटी सी आँखों को खुला रखना कितना कठिन काम है। यानी एक तो हम घर में सोते हैं तो आराम से सोते हैं, अब बहुत सारी जगह में सोते हैं, लेकिन जब भीड़ भाड़ वाली जगह है जहाँ आपको बैठने की जगह नहीं मिल रही है तो सोना तो बहुत ही दूर की बात है। तो उस समय यह आदमी बोल रहा है कि उस समय आंखों को खुला रखना कितना कठिन काम है। ये तो कोई उसी से जान सकता है जिसको बहुत गहरी ऊँघ आ रही हो।